चलिए, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल सबके? ऑल गुड? जीवन कैसा चल रहा है सबका? एकदम बढ़िया। देखिए, हमें जो है अपनी जर्नी को कैसे घुमाना था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेजिडेंशियल स्टेटस से, राइट। रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद में हमारा जो कनेक्टिंग मुद्दा बनता है वो बनता है इनकम का। वैसे देखा जाए तो आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि चैप्टर का जो पूरा नाम है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम। बात का मतलब क्या हुआ? रेजिडेंशियल स्टेटस वर्ड का क्या मतलब हुआ? जहां से हमें ये पता लगेगा कि ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, इस पर्सन का स्टेटस क्या है। तो आज तक हमने दो तरह के स्टेटस देखे हैं, या तो पर्सन क्या बनता है? रेजिडेंट। और अगर रेजिडेंट नहीं है तो क्या बनता है? बोलो ना यार, क्या बनता है? नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर कहीं कहीं पे अगर रेजिडेंट है तो दो तरह के रेजिडेंट बनते हैं, या तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक बार ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी बन गया, क्या बन गया? तो या तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, या तो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट। इन जो स्टेटस के अंदर अब हमें चेक करनी है इनकम को, कि कौन सी इनकम, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कौन सी इनकम कौन से वाले स्टेटस के लिए टैक्सेबल होगी। तो अभी हमारा जो मुद्दा रहेगा वो इनकम का रहेगा। कौन सी इनकम कौन से स्टेटस के लिए, मतलब आप एक बार है ना अगर कलेक्टिवली सोचो तो एक बार आप सोच के देखो। एक तो पर्सन हो गया, पर्सन कौन हो गया? इंडिविजुअल, एचयूएफ वगैरह, उसका स्टेटस हो गया। अब जैसे सपोज मैं मेरी बात ही करूं, मैं या तो रेजिडेंट रहूंगा या तो क्या रहूंगा? नॉन रेजिडेंट। या तो मैं क्या रहूंगा? या तो मैं क्या रहूंगा? अगर मैं रेजिडेंट हो गया हूं, क्या हो गया हूं, तो अब मेरी इनकम का सोचना पड़ेगा। इनकम दो तरह की है, या तो इंडियन इनकम या फिर फॉरेन इनकम। अगर मेरी इनकम, जो भी इनकम है, इंडियन है या फॉरेन है, और मेरा जो भी स्टेटस है, उन दोनों को मर्ज करके देखा जाएगा टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी या फिर नहीं होगी। अब इस तरह से हमारा चैप्टर चलेगा। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इनकम, या तो इनकम कौन सी होगी इसकी? इंडियन, या तो कौन सी होगी? फॉरेन। या तो इंडियन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल है या नहीं है। साइमल्टेनियसली नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या फिर नहीं है, ये हमें सीखना है। तो वैसे देखा जाए तो अगर मैं लोकल लेवल पर बात करूं, किसकी बात करूं मैं? तो समझना बात को, लोकल लेवल पर स्थिति ये होती है, लोकल लेवल पर स्थिति ये होती है कि जैसे आपके मन में एक एग्जांपल हो सकता है कि सर जैसे सपोज आप नॉन रेजिडेंट बन गए। क्या बन गए आप? नॉन रेजिडेंट बन गए। मैं क्या बन गया? अब नॉन रेजिडेंट बनने के बाद में धीरे धीरे, अभी तक तो आपको स्टेटस का पता चल गया, मैं कौन बन गया? नॉन रेजिडेंट। अब मेरी अगर यूएस में ही कोई ग्रोसरी की शॉप है, मैं हूं कौन? नॉन रेजिडेंट। शॉप कहां है मेरी? किस चीज की शॉप है? ग्रोसरी की। मैं अर्निंग भी कहां कर रहा हूं? एक बार कॉमन सेंस से बताओ कि मेरे ऊपर टैक्स लगना चाहिए क्या इंडिया में? बिकॉज मेरा स्टेटस क्या है, मेरी इनकम कहां की है? फॉरेन की इनकम है, तो मेरे ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ऐसे ऐसे में तो कोई समस्या होती नहीं, आप सब मुझे फीस दोगे। मैं कौन हूं? रेजिडेंट। मैं कौन हूं? रेजिडेंट। आप सबसे मेरे को फीस जो मिल रही है मेरी क्या हो जाएगी? इनकम। रेजिडेंट को जो इंडिया में इंडियन इनकम मिल रही है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यहां पर भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां आती है? जब इनकम इंडियन और फॉरेन में से फॉरेन हो और स्टेटस रेजिडेंट हो, मतलब स्टेटस क्या हो और इनकम कौन सी हो, तब समस्याएं आती है। तो बस उन सब तरह की समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए पहले हम सीखेंगे इनकम होती क्या है। तो हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाएं इनकम। हेडिंग क्या लगाएंगे? इनकम। हेडिंग लगाएंगे इनकम। वैसे देखा जाए तो ये मतलब एक चैप्टर है जिन्हें, फर्स्ट चैप्टर है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम, उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? इनकम की बात कर रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस वी हैव डन, वो आपको देखना पड़ेगा, है ना, यूट्यूब पे अपलोडेड है लेक्चर्स। और इनकम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इनकम से अब जो इनकम होती है इंडिया में, उस इनकम को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट्स में। या तो वो रहेगी
इंडियन इनकम। क्या रहेगी? या तो वो इंडियन इनकम और या तो वो रहेगी फॉरेन इनकम। दो तरह की इनकम होगी। या तो कौन सी इनकम होगी? इंडियन इनकम। या तो कौन सी इनकम होगी? फॉरेन इनकम। अगर कोई इनकम कैसी है? इंडियन इनकम, तो वो कौन सी इंडियन इनकम होगी? पहले वो चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई हो उसे इंडियन इनकम कहेंगे। आपको जान के हैरानी होगी, इस एक लाइन ने बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर दिया। ऐसी कोई भी इनकम जो कहां रिसीव हुई है उसे कौन सी इनकम कहेंगे? इंडियन इनकम। दूसरी बात सुनना, ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में अक्रू या अराइज हुई हो। फिर से सुनना, पहला क्या बोला? ऐसी कोई इनकम जो कहां रिसीव हुई हो? इंडिया में, उसे कौन सी इनकम बोलेंगे? दूसरा बोला कि ऐसी कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव तो नहीं हुई लेकिन अक्रू या अराइज हुई हो, उसे भी कौन सी इनकम बोलेंगे? इंडियन इनकम। तीसरी बात क्या बोली? तीसरी बात बोली कि ऐसी कोई भी इनकम जो डीम्ड टू बी, मान लिया जाएगा रिसीव्ड इन इंडिया हो, या फिर डीम्ड टू बी अक्रू इन इंडिया हो, या फिर डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया हो। अब इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर होती है, अक्रू, अराइज और रिसीव, तो उसे इंडियन इनकम कहेंगे। सर अगर मान लो अक्रू आउटसाइड इंडिया है, अराइज आउटसाइड इंडिया है, लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया है, तो भी इंडियन इनकम। जैसे सपोज घर है आपका एक घर है, खरीदा आपने, बहुत पैसे आपके पास में, आपने दुबई में एक घर खरीद लिया। कहां खरीद लिया? और उसको रेंट पे दे दिया। अभी उस दुबई में जो आपका घर है उससे रेंटल इनकम हो रही है, ठीक है। इनकम कहां, घर कहां है? दुबई में। तो अक्रू अराइज कहां हो रहा है? दुबई में। इनकम अक्रू और अराइज कहां हो रही है? दुबई में। लेकिन रिसीव्ड कहां हो रही है? आपको उसका किराया इंडिया में मिल रहा है, दैट इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी क्या होगी? इंडियन इनकम। टैक्सेबल नहीं है, इंडियन इनकम। अभी हम टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन इनकम कौन सी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। यस सर कि नो सर? यस सर। तो आइए समझते हैं। ऐसी इनकम, एनी इनकम which is received in India, any income which is received in India। पहली बात क्या होगी? received in India। और any income which is received in India और accrue in India। और दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, दिख रहा है ना सबको? और अराइज इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड, अक्रू और अराइज इन इंडिया हो। एक बार फिर से, ऐसी कोई भी इनकम जो अक्रू कहां हो रही है? इंडिया में। अराइज कहां हो रही है? इंडिया में। डीम टू बी रिसीव कहां हो रही है? या डीम टू बी अक्रू कहां हो रही है? या डीम टू बी अराइज कहां हो रही है? इंडिया में। अक्रू में एक सी और आएगा क्या? है ना, एक सी और कर दो ना, मैं फटाफट में एक सी कम लिख पाया हूं। हाँ, ऐसी सारी इनकम को कौन सी इनकम कहा जाएगा? इंडियन इनकम। और ऐसी कोई भी इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? मतलब इसमें नॉट नॉट लगा दो, इसमें क्या लगा दो? नॉट नॉट। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं, एनी इनकम विच इज नॉट इंडियन इनकम। ऐसी कोई भी इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है वो कौन सी बन जाएगी? फॉरेन इनकम। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी इजी, बहुत एकदम लाइट है एकदम, ये कोई टफ नहीं है। जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते टाइम हमें अपना दिमाग लगाना पड़ रहा था, कैलकुलेशन सीधा सा हिसाब है। इन चार वर्ड में से कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो वो इंडियन इनकम हो जाएगी। कौन सी इनकम हो जाएगी? इंडियन इनकम। और चारों नहीं है तो कौन सी हो जाएगी? फॉरेन इनकम। अभी एक बार अपन सर्च करते हैं ना, एक बार देखते हैं कि इंडियन इनकम होती कौन सी। अभी हम टैक्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम, हम उसी की बात कर रहे हैं। अब आप सोचो, एक बार सोचो आप, जैसे
आपकी जॉब लगी है ना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ यूके। कहाँ लगी? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ यूके में आपकी जॉब लग गई। कैसा लग रहा है? पोस्टिंग हुई यूके में। पोस्टिंग कहाँ हुई? यूके में। अभी क्या होता है, महीने के 5 दिन तुम्हें इंडिया रहना होता है, महीने के 5 दिन तुम्हें इंडिया रहना होता है। और इंडिया में जोधपुर में जो तुम्हारी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अकाउंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की जो ब्रांच है वहाँ पे तुम आ जाते हो, है ना, 1st से लेकर 5th तक। 6th को तुम वापस से यूके चले जाते हो। 6 से लेकर 30th तक तुम कहाँ काम करते हो? यूके। एक्चुअली बैंक कहाँ की है? यूके की। तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी कहाँ की है? यूके की। तो इनकम अक्रू अराइज यूके, इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। लेकिन जब तुम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में इंडिया आते हो तभी तुम्हें हाथ में सैलरी दी जाती है। रिसीव्ड इन अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड इन, इफ एनी इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया देन इट इज ट्रीटेड एज। कैसा लग रहा है? वर्ड समझ में आया? एक बार और, है ना। अभी कुछ समय पहले हम लोग नाथद्वारा गए थे घूमने के लिए। तो जब हम नाथद्वारा थे तो मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे नाथद्वारा में एक गुजरात के कोई कपल थे जो यूके से थे, है ना। तो वो आए, हम भी वहाँ पे एक रिजॉर्ट है जस्टा करके, जस्टा नाथद्वारा करके एक रिजॉर्ट है, जस्टा ब्रजभूमि करके। तो वहाँ पे हम लोग रुकते हैं, वहाँ से ही मंदिर भी पास में ही है और दर्शन करते हैं वापस। तो रिजॉर्ट के आनंद भी हो जाते हैं और दर्शन के आनंद भी हो जाते हैं। तो हमारा वो सिस्टम रहता है कि उधर रुकना, वहाँ से मंदिर जाना, मंदिर से वापस आना। तो उस रिजॉर्ट में यूके का एक कपल था, कपल मतलब 50-60 के बीच में होंगे उनकी उम्र होगी। तो वो थे गुजराती, रहते थे यूके में, वहाँ पे उनका मेडिकल स्टोर था। तो वहाँ पे अच्छा काम वो लोग कर रहे थे। तो वो आए, तो मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि पंचायतियाँ सिर्फ राजस्थान में या मारवाड़ में ही हैं, लेकिन पंचायतियाँ वहाँ पे भी है ना। जब मैं उनको सुन रहा था, मैंने मेरी वाइफ के साथ में जो आंटी बातें कर रही थी, तो उनकी बातों में भी ननंद ही बीच में थी, है ना। मैंने कहा यूके में भी ऐसा ही होता है क्या? तो देखो ऐसा है ना, ये सब जगह है ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे यहाँ पे तो सब जगह पे होगा, ठीक है। तो वो वाली बातें कर रहे थे, मतलब एकदम प्योर पंचायती टाइप। मैंने कहा वाओ, है ना, मैंने कहा तुम्हें यहाँ पे भी डोज मिल गया क्या, है ना। तो बातें करते करते उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने नाथद्वारा में एक घर भी खरीद रखा है, क्योंकि वो नाथद्वारा दर्शन करने आते रहते हैं। तो उन्होंने नाथद्वारा में एक प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है। आते हैं, उस प्रॉपर्टी की साफ सफाई करते हैं, फिर सोचते हैं अब यहाँ पे इतने बंद बंद में क्या रुकेंगे, रिजॉर्ट में रुकते हैं और फिर से दर्शन करके फिर चले जाते हैं। तो फिर उनको लगा कि यार हमें सिर्फ सफाई करने के लिए यहाँ पे रुके, इससे कोई मतलब नहीं है, बेटर है कि अगर, तो मैंने उनसे पहले पूछा कि तुमने नाथद्वारा में प्रॉपर्टी परचेज क्यों कर रखी है? तो लेकिन जीवन में कभी ऐसा हो गया कि यूके से मन उब गया तो और कहीं नहीं जाएंगे, कहाँ आएंगे? नाथद्वारा आके शिफ्ट हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए एक घर खरीद के रखा है। मैंने कहा वाओ यार, गजब यार, है ना। मतलब इंडिया में भी आएंगे तो श्रीनाथ जी के पास में आके रुकेंगे, है ना। तो बातचीत चली कि अभी वो घर कहाँ है। तो अभी वो घर रेंट पे दे रखा है ना। उनका जो स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट का है। कौन सा स्टेटस है? वो इंडिया में है ही नहीं उनका, क्योंकि उनकी दुकान भी कहाँ है। वो तो ठीक है, साल में 10-20 दिन के लिए इंडिया आते हैं, बाकी पूरा यूके ही रहते हैं। तो उनका स्टेटस कौन सा हो गया? नॉन रेजिडेंट का। इस बात को छोड़ देते हैं, लेकिन घर कहाँ है? तो रेंट कहाँ से मिल रहा है? तो रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंडिया, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। लेकिन मजे की बात यह है कि उस घर में जो लोग रहते हैं, है ना, उस फैमिली के जो लड़के लड़कियां हैं, उनके फैमिली के जो लड़के और लड़के की वाइफ है और एक लड़की है, वो सब यूके रहते हैं। मतलब उस फैमिली में जो जैसे मम्मी पापा, 2 बच्चे और एक बच्चे की वाइफ, ऐसा करके हैं। तो मम्मी पापा उस घर में रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे कहाँ रहते हैं? यूके में। तो उस घर का जो रेंट है उन अंकल को यूके में ही मिलता है। तो रेंट इज रिसीव्ड इन आउटसाइड इंडिया, रेंट इज रिसीव्ड इन यूके। तो इंडियन इनकम हुई कि फॉरेन इनकम हुई? अभी भी इंडियन इनकम है, क्योंकि घर कहां है? अक्रू अराइज, इनकम अराइज कहां से हो रही है? इंडिया से हो रही है ना। तो मैंने 3 बातें बोली थी, और वर्ड है देखो यहां पे, ये देखो, ये देखो, ये इनकम कहां अराइज हो रही है? इंडिया में, तो उसे इंडियन इनकम कहेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्या बातें आ रही है? फिर टैक्स तो यूके वाले लेंगे। अभी टैक्स की बात ही कहां कर रहे हैं हम लोग? हम तो इनकम कौन सी है, इंडियन है कि फॉरेन है, ये बात कर रहे हैं। अभी तो टैक्सेबिलिटी की बात थोड़ी करिए।
हम तो इनकम कौन सी, इस इनकम को क्या नाम से बुलाएंगे? मीन्स टू से कि अगर आपका घर इंडिया में है, उससे होने वाला किराया, उससे मिलने वाला किराया इंडियन इनकम ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपका घर यूके में है और रेंट भी यूके में ही मिल रहा है, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, घर कहाँ है, रेंट भी कहाँ मिल रहा है, तो कौन सी इनकम मानी जाएगी? तो फॉरेन इनकम मानी जाएगी, है ना। घर यूके में है, किराया इंडिया में मिल रहा है, तो इंडियन इनकम, क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया हो गई। अरे भाई रिसीव्ड इन इंडिया हो गई ना, घर घर इन यूके, हाउस प्रॉपर्टी इन यूके, बट रेंटल इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, सो इट इज वेरी गुड, इट इज इंडियन इनकम। एक और बात करते हैं, ठीक है, एक और बात करते हैं। जैसे सपोज बिजनेस है आपका, क्या है आपका? अभी अभी हम सिर्फ इसी पेज पे चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखना, है ना, सिर्फ इसी पेज पे चर्चा करने वाले हैं। चल रही है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ, हम अभी इसी पेज पे चर्चा करने वाले हैं। सपोज करो कि आपका बिजनेस है, क्या है आपका? बिजनेस, है ना, और बिजनेस है आपका इंडिया में, बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। आगे कुछ बोलूँ या इंडियन इनकम नहीं है? कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बिजनेस कहाँ है? ठीक है। अगर आपका बिजनेस है आउटसाइड इंडिया में, अगर आपका बिजनेस कहाँ है? आउटसाइड इंडिया में, लेकिन उससे होने वाली सेल्स वगैरह का जो पैसा है वो इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? क्योंकि पैसा कहाँ रिसीव हो रहा है, तो कौन सी इनकम हो गई? इंडियन। यस सर कि नो सर? ओके। यूएस की एक कंपनी है गूगल, हेलो, यूएस की एक कंपनी कौन सी? गूगल। उसमें हमारे भाई गौरव की जॉब लग गई एज ए कंपनी सेक्रेटरी, है ना। अभी क्या हो रहा है, इसकी पोस्टिंग भी यूएस में ही है और सैलरी भी वही मिल रही है। मुझे बताओ, इट इज इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? फॉरेन इनकम, क्योंकि जॉब कहाँ लगी है? गूगल में, और गूगल कहाँ है? यूएस में। तो सब कुछ कहाँ मिल रहा है? यूएस में। सैलरी भी कहाँ मिल रही है? यूएस में। तो अंकिता कौन सी इनकम? फॉरेन इनकम। लेकिन अब सोचो एक बार, गूगल ने इसकी ट्रांसफर कर दी इंडिया में हैदराबाद ऑफिस में, है ना, और बोल दिया कि तुम हैदराबाद ऑफिस में बैठोगे, हैदराबाद ऑफिस में तुम्हें काम करना है। कंपनी कहाँ की है? कंपनी यूएस की है। कंपनी कहाँ की है? यूएस की। ऑफिस कहाँ है? ऑफिस कहाँ है? इंडिया में। काम भी कहाँ कर रहा है? इंडिया में। किसके लिए कर रहा है? अब सोचो एक बार, अगर सैलरी इंडिया में मिल रही है तो इंडियन इनकम, लेकिन सैलरी फॉरेन में मिल रही है तो फॉरेन इनकम। क्योंकि सर काम तो इंडिया कर रहा है ना, वो बाद में देखेंगे ना उसमें, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि कंपनी कहाँ की है? यूके की। काम कहाँ कर रहा है? सॉरी सॉरी, कंपनी कहाँ की है? यूएस की। काम कहाँ कर रहा है? यूएस में। कौन सी इनकम मानी जाएगी? फॉरेन इनकम। कंपनी कहाँ की है? यूएस की। पोस्टिंग कहाँ है? पोस्टिंग कहाँ है? इंडिया में। और सैलरी कहाँ मिल रही है? इंडिया में। कौन सी इनकम मानी जाएगी? इंडियन इनकम। कंपनी कहाँ की है? यूएस की। ठीक है। काम कहाँ कर रहा है? इंडिया में। तो इंडिया में काम कर रहा है, तो अराइज कहाँ से हो गई? अराइज कहाँ पे हो गई? इंडिया में, क्योंकि आपका आपकी लोकेशन पोजीशन कहाँ है? इंडिया में। तो अगेन कौन सी इनकम हो जाएगी? इंडिया। तो कहने का मतलब इंडिया ने अपने सारे हाथ अपने पास रखे हैं। इंडिया ने कहा है कि अगर एक भी चीज इंडिया में दिख गई तुम्हारी, तो इनकम कौन सी मानी जाएगी? इंडियन इनकम। हाँ सीमा बोलो, डाउट पूछो। ठीक है, इंडियन इनकम। काम कहाँ चल रहा है? काम कहाँ चल रहा है? हैदराबाद में, तो इंडियन इनकम। क्योंकि अक्रू अराइज क्या हो गई? मतलब एक भी चीज, एक भी चीज अगर इंडिया हो गई तो उसको इंडियन इनकम मानना है। रिसीव्ड या फिर अक्रू या फिर अराइज। ठीक है, छोड़ा अपन मकान बेचते हैं ना, मकान बेचते हैं। नाथद्वारा वाला मकान, नाथद्वारा कहाँ है? इंडिया में। सर हमारे घर के पीछे वाली गली में। नाथद्वारा कहाँ है? इंडिया में। नाथद्वारा वाला मकान, कौन सा मकान? बेच दिया जिनय को, और जिनय है यूके में। जिनय कहाँ है? यूके में। पैसे का ट्रांजैक्शन भी कहाँ हुआ? यूके है। मकान बेचने वाला कौन? यूके का। खरीदने वाला कौन? यूके का। पैसे का ट्रांजैक्शन भी स्टर्लिंग पौंड में हुआ है, जो यूके की करेंसी, पता तो है ना, यूके की करेंसी उधर ही हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज इंडियन इनकम की फॉरेन इनकम? इंडियन इनकम। क्यों?
अराइज इन इंडिया है बिकॉज हाउस इज सिचुएटेड इन इंडिया, है ना। मैं एक्चुअली आपको पांचों हेड में ले जा रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था हाउस प्रॉपर्टी का लिया था, फिर मैंने एग्जांपल लिया था सैलरी हेड का, फिर मैंने एग्जांपल लिया था पीजीबीपी बिजनेस प्रोफेशन का, एंड नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ कैपिटल गेन। यस और नो? तो कैपिटल गेन क्या कहता है कि कैपिटल गेन क्या कहता है, टैक्सेबल इन, टैक्सेबल नहीं, इट इज इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम, इट विल बी ट्रीटेड एज, इट विल बी ट्रीटेड एज इंडियन इनकम। यस सर कि नो सर? ओके, चले आगे बढ़े। यस कि नो? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बोला, या तो कौन सी इनकम होगी, इंडियन इनकम, या तो कौन सी इनकम होगी, फॉरेन इनकम। ये समझ में आया, ये भी समझ में आया अच्छे से, एकदम अच्छे से, है ना। एक और एग्जांपल लेना मेरे को बाकी था, है ना। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, और ये छोड़ो ना, अपन कंपनी ओरिजिनल कंपनी का नाम लेते हैं ना, अडानी विल्मर, है ना। अडानी विल्मर ने डिविडेंड इश्यू किए, डिविडेंड इश्यू किए, डिविडेंड इश्यू किए। मुझे आपसे जानना था कि इसका डिविडेंड कहाँ टैक्सेबल होगा, इंडिया में कि फॉरेन में? इंडिया में। मतलब ये इंडियन इनकम होगी कि फॉरेन इनकम होगी? जैसे सपोज करो कि इसका जो रेसिपिएंट है, किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर जो है ना, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का नाम है विलियम्स, है ना, और विलियम्स है यूके का। मुझे बताओ कि अब विलियम्स यूके के लिए ये इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी कि फॉरेन इनकम मानी जाएगी? उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, उस पर डिपेंड करता है। देने वाला कौन है? अडानी। कौन सी इनकम मानी जाएगी? इंडियन इनकम। एक और बात, एक और बात, ये लो, है ना, चिराग, चिराग को अडानी का डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन इनकम फॉरेन इनकम? अरे भाई साहब, ये कौन है, ऐसे को लेना देना ही नहीं है, देने वाला कौन है उससे डिपेंड करता है। अगर इंडियन कंपनी है तो उससे मिलने वाला सारा डिविडेंड कौन सा डिविडेंड माना जाएगा? इंडियन इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अभी अडानी की बजाय, अडानी की बजाय कोई यूके बेस्ड कंपनी है, कौन सी कंपनी है? यूके बेस्ड कंपनी है, उसका डिविडेंड मिल रहा है, कौन सी इनकम मानी जाएगी? डिपेंड्स की रिसीव्ड इन का क्या है। अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो इंडियन इनकम, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है तो फॉरेन इनकम। यस और नो? सर मतलब कि जैसे उन्होंने डिविडेंड इशू किया, है ना, उन्होंने डिविडेंड इशू कर दिया, अब वो डिविडेंड हमारे लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? अब आपका स्टेटस देखना पड़ेगा। अब क्या देखना पड़ेगा? आपका स्टेटस। तो अब अपन समझते हैं स्टेटस के हिसाब से। अभी कुछ बातें क्या होगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, ये बहुत लंबा चलने वाला है ये पेज, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया ये पूरा, लेकिन अब टैक्सेबिलिटी जब शुरू होगी तब हर बार आपको दिमाग में एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, और मैं आपको कम से कम 40 से 50 एग्जाम्पल बोल के बताऊंगा, और बुक हाथ में आने के बाद में आपको वो भी बताऊंगा कि टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी। यस सर कि नो सर? यस सर। आ जाओ, आ जाओ, ये आ गई आपकी इनकम। क्या आ गई? इनकम। एक बार फिर से, ये क्या आ गई अपनी? इनकम। ठीक है, ये इनकम जो है दो तरह की हो गई। कितने तरह की हो गई? दो तरह की। पहली इनकम कौन सी हो गई? इंडियन इनकम। और दूसरी इनकम कौन सी हो गई? फॉरेन इनकम। कितने तरह की हो गई? दो तरह की। पहली कौन सी? इंडियन। दूसरी कौन सी? फॉरेन। अब इंडियन इनकम की अगर बात करें, क्या बात करें? इंडियन इनकम की। किसकी बात करें? तो स्टेटस भी दो तीन तरह के होते हैं। पहला स्टेटस क्या होता है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दूसरा स्टेटस कौन सा होता है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा स्टेटस कौन सा होता है? मेरी बात सुनो, इन तीनों के केस में, इन तीनों के केस में इंडियन इनकम हमेशा हमेशा टैक्सेबल रहेगी। क्या रहेगी? टैक्सेबल। ये भी क्या रहेगी? टैक्सेबल। ओहो सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कह रहे हो इंडियन इनकम, तो इंडियन इनकम के लिए आपने एक बात कॉमनली बोला है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर इंडियन इनकम है तो आदमी का स्टेटस देखने की भी जरूरत नहीं है। आदमी का स्टेटस चाहे नॉन रेजिडेंट भी हो, चाहे क्या हो, तो भी टैक्सेबल होएगा।
अगर इंसान का स्टेटस नॉन रेजिडेंट भी आ जाता है तो भी इंडियन इनकम क्या रहेगी, टैक्सेबल। सर ये तो हाथ बांध दिया आपने, ये तो आपने बोल दिया एक ही लाइन में कि हर तरह से टैक्सेबल ही रखना है, आपने तो बोल दिया कि टैक्सेबल ही है मतलब टैक्स देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? इट इज एवरी टाइम टैक्सेबल यार, irrespective of status, irrespective of it is taxable। हाँ या ना? मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? ओके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन इनकम की। ये थोड़ा सा टेक्निकल, एक बार लिखना बंद कर दो ना, मैं आपको लिखने का समय दे दूंगा, है ना, पूरा ही लिखवाना है अभी तक तो ना, अभी सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको ना। फॉरेन इनकम की, फॉरेन इनकम के 3 हिस्से हो गए। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? एनओआर। और तीसरा कौन सा? एनआर। अब समझना, फॉरेन इनकम है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इनकम कौन सी है? फॉरेन। और स्टेटस क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो समझना बात को, समझना बात को, फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, फॉरेन इनकम ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल रहेगी। क्या रहेगी? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इधर देखो, इधर कौन था? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये भी कौन है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में दोनों ही टाइम पे टैक्सेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन का स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ जाए, वो कोई भी इनकम कमा रहा है इंडिया में टैक्सेबल है, चाहे वो इंडियन इनकम कमा रहा हो चाहे वो फॉरेन इनकम कमा रहा हो। एक बार फिर से, अगर किसी व्यक्ति का स्टेटस ओआर आ गया, इनकम तो दो ही तरह की हो सकती है, बोलो ना, इनकम तो दो ही तरह की हो सकती है, या तो क्या होगी? इंडियन इनकम, या तो क्या होगी? बोलो ना यार, या तो होगी इंडियन इनकम या तो होगी इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। बोथ आर टैक्सेबल, even if it is Indian income, even if it is foreign income, it will be treated as taxable। yes sir कि no sir? तो क्या मैं कह सकता हूं OR is always taxable? OR is, ये बात अपन बाद में लिखेंगे सारी, अभी ना अपन फिर से अपन आता है फॉरेन इनकम में। तो फॉरेन इनकम की बातें हम लोग कर रहे थे, फॉरेन इनकम का हमने देखा OR के कंडीशन में टैक्सेबल होएगा। लेकिन अगर व्यक्ति का स्टेटस, अगर व्यक्ति का स्टेटस एनआर है, एक बार सोच के देखो, एक विलियम्स नाम का व्यक्ति है, यूके का है, यूके में काम कर रहा है, यूके का ही सिटीजन है, अर्निंग भी यूके में कर रहा है, यही तो केस हो गया। इनकम ही कहाँ हो रही है? फॉरेन में। हमारे से उसको लेना देना है क्या? ठीक है, स्टेटस भी क्या है उसका? हमारे से कोई लेना देना है क्या? तो ऐसे लोगों को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा कि इंडिया है कोई अभी तक विश्व गुरु बना थोड़ी सब जने टैक्स देंगे, हाँ या ना? तो इसलिए नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन इनकम क्या रहेगी? टैक्सेबल। नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन इनकम क्या रहेगी? टैक्सेबल। टैक्सेबल रहेगी। ओ हो सर, नॉट टैक्सेबल रहेगी। क्या रहेगी? नॉट टैक्सेबल। यस सर कि नो सर? नॉट। ये एकमात्र ऐसा केस है जहां पे हमने नॉन टैक्सेबल पढ़ा है। ऐसा लग रहा है कि नियम कानून सिर्फ किसके लिए बने हैं? इंडिया के लिए ही बने हैं बस, है ना? हाँ या ना? आया समझ के नहीं आया समझ? ओके अब किसकी बात करनी है हमें? फॉरेन इनकम और एनओआर। ये और खतरनाक बात है, इसमें इसने दो बातें कर ली। इफ बिजनेस जहां से इनकम हो रही है सेटअप एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, स्टेटस क्या है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इनकम कौन सी है? अरे यार ये क्या हो गया रे, ये क्या आ गया? और ये क्या हो गया रे, कहाँ गए हम लोग? ये तो मेल खुल गया कोई। हाँ देखो इधर, इनकम कौन सी है? बोलो ना, इनकम कौन सी है? फॉरेन इनकम। स्टेटस क्या है? एनआर। लेकिन वो फॉरेन इनकम, वो फॉरेन इनकम जिसका बिजनेस सेटअप और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो, तो ऐसी कंडीशन में ये इनकम भी टैक्सेबल मान ली जाएगी।
टैक्सेबल इन इंडिया मान ली जाएगी। लेकिन अगर इफ बिजनेस सेटअप सेटअप एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया हो तो ये इनकम नॉट टैक्सेबल मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? नॉट टैक्सेबल। अब मुद्दे को और अच्छे से समझना। इनकम कौन सी है? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तभी टैक्सेबल होगी जब उसका बिजनेस सेटअप कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो। फॉरेन इनकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में तभी टैक्सेबल होगी जब उसका वो इनकम जहां से आ रही है वो बिजनेस का सेटअप या कंट्रोल कहां से हो? इंडिया से हो रहा। अगर वो आउटसाइड इंडिया से है, अगर वो कहां से है? आउटसाइड इंडिया से, तो टैक्सेबल नहीं होगी। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि फॉरेन इनकम है? ओ भाई साहब, अभी अपन एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एग्जांपल पढ़ा था, उसकी एक ब्रांच कहां कंट्रोल थी? इंडिया से। तो जब ब्रांच इंडिया से कंट्रोल्ड है तो इसकी इनकम भी क्या मानी जाएगी? इंडियन इनकम। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, और लेकिन उसकी एक ब्रांच इंडिया में सेटअप करके लगा दी, तो उससे होने वाली इनकम भी क्या मानी जाएगी? होगी तो फॉरेन इनकम, लेकिन वो है कौन? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन है वो? नॉट ऑर्डिनरी। ऐसी कंडीशन में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में अगर क्वेश्चन में लिखा हो बिजनेस सेटअप कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉट टैक्सेबल, और अगर इन इंडिया है तो वो टैक्सेबल। यस सर कि नो सर? अभी कुछ समझ में आया? चलो ठीक है, लिखना शुरू करो। ये तो लिख लिया पूरा आप, ये वाला लिखा है क्या? ये पहले लिख लिया, अब ये वाला लिखो। चलो ये वाला लिखो एक बार। ये क्या हो गया? ले अच्छे से लिख लो, लिखना अच्छे से ना, पूरा प्रॉपर तरीके से। हाथ करना ना इधर, हाँ। अभी भेज देते हैं। इधर करो, साइड में करो, ये लो, लिख लो फटाफट से। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें सब आएंगे। हाँ, ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन जो है वो भाई ने पूछा कि
क्वेश्चन मेनली एनओआर और फॉरेन से आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका जो क्वेश्चन आता है वो फुल क्वेश्चन आता है, जिसमें 10-12 केसेस लिखे हुए होते हैं। केसेस मतलब लाइनें लिखी हुई होती है, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, टैक्सेबल और नॉट, इस तरह से। तो आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों बनाने हैं, ओआर होगा तो क्या, एनओआर होगा तो क्या, और एनआर होगा तो क्या। अभी करेंगे अपन, क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना। हाँ, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके, डोंट वरी। क्या? हाँ हाँ, बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो दोनों का साथ ही तो आएगा। हाँ, दोनों का साथ आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो दोनों का मर्ज्ड क्वेश्चन आएगा, मींस टू से ऐसे। समझे क्या? नहीं, केस स्टडी नहीं, नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की शर्तें लिख दी। जैसे वो उसमें स्टे के आधार पर होता है कि स्टे ऑफ एक्स इन प्रीवियस ईयर इज दिस, and 4 years preceding to previous year is this, 7 years preceding to previous year is this, calculate his residential status, also calculate in the following income which amount will be taxable। तो एक सैलरी का लिख देंगे, एक हाउस प्रॉपर्टी का लिख देंगे, कैपिटल गेन का लिख देंगे। फिर आपको ये वाली इनकम, मैंने जितने भी एग्जांपल बताए ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी जो एग्जांपल बताए ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उनमें से ही इनकम का स्टेटस आपको। और अभी हम इसके क्वेश्चन तो करना शुरू कर ही रहे हैं अभी, तो आपको पता चलेगा। एक बार मैं, जब तक बुक प्रिंट होके आ जाती है तब तक मैं आपको 2 चैप्टर के प्रिंट आउट ऐसे ही निकाल के दे देता हूँ, है ना। क्योंकि इस बार अपनी फुल फ्लेजेड बुक आ रही है, बुक वाले फॉर्मेट में, नोट्स वाले फॉर्मेट में नहीं ना, कवर्ड बुक जैसे होती है ना वैसे वाली। चलिए करें, शुरू करें। आर यू रेडी? ओके, तो ये भी लिख दीजिए, OR इज ऑलवेज टैक्सेबल करके। OR इज ऑलवेज टैक्सेबल, है ना। OR इज ऑलवेज टैक्सेबल। इंडियन इनकम तो भी टैक्सेबल, फॉरेन इनकम तो भी टैक्सेबल। आपने लिखा, क्या लिखा आपने? OR इज ऑलवेज टैक्सेबल, OR इज ऑलवेज टैक्सेबल। अब वैसे देखा जाए तो एक टेबल बनाएंगे हम लोग, उस टेबल्स में आपको इसी चीज को फिर से समझाएंगे। और आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, आंसर का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस तरह का ही रहने वाला है, समझना आप लोग, है ना। जो आपका आंसर का फॉर्मेट है वो भी कुछ इसी तरह का रहने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, इस तरह का आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, है ना। इस तरह की हेडिंग लिखनी पड़ेगी। और उसके अंदर आप कैसे लिखने वाले हो वो भी सुन लो। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉन रेजिडेंट। कितने केस हो गए? 3। क्लियर है? OR, NOR और NR। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर। ठीक है, अब सुनो एक बार, पहले एक बार लिखना मत है ना, सुनना सिर्फ। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड लिख रखा हो तो बताओ मुझे, OR के केस में सीमा टैक्सेबल होएगा कि नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल। ठीक है, NOR के केस में टैक्सेबल, NR के केस में अगेन टैक्सेबल, बिकॉज इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। यस, इनकम received outside India, but income received outside India but accrue arise in India। रिसीव्ड कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया। लेकिन अक्रू अराइज कहाँ हुई है? इन इंडिया। तो मुझे बताओ टैक्सेबल कि नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। ये क्या हो जाएगा? बोलो ना, टैक्सेबल। ये क्या हो जाएगा? क्यों टैक्सेबल? ओ भाई, अक्रू और अराइज कहाँ हुई है? इन इंडिया। इन इंडिया है तो कौन सी इनकम हो गई? इंडियन इनकम। एंड इंडियन इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल। तो सर एनओआर के केस में क्यों टैक्सेबल हो रहा है? फिर जैसे कोई, एनओआर तो समझ में आ गया, लेकिन सर एनआर है, मान लो। कौन है? एनआर मतलब क्या हो गया?
भाई साहब नॉन रेजिडेंट के केस में क्यों टैक्सेबल करवा रहे हो आप? फिर नॉन रेजिडेंट के केस में ना, जो जहां का वो रेजिडेंट है, सपोज वो यूके का रेजिडेंट है, तो क्या यूके गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या उससे यूके में भी टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा? मेरी बात सुनो, भावनाओं में मत बहो। हम कहां की टैक्स पढ़ रहे हैं? तो अभी हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? इंडिया की। यूके वाले जाने सर, वो तो बात ठीक है कि सर यूके में यूके वाले जाने, यहां पर प्रैक्टिकली क्या होता है? तो सुनो मेरी बात। सेक्शन 90 एंड 91 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है बाइलेटरल और यूनिलेटरल रिलीफ देता है। जहां पे क्या होता है, हमने कुछ कंट्रीज के साथ में तो बाइलेटरल एग्रीमेंट बना रखे हैं। बाइलेटरल एग्रीमेंट का मतलब, अगर कोई इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है और फॉरेन में भी टैक्सेबल हो रही है, तो उसके लिए हमने बाइलेटरल एग्रीमेंट बना के बाइलेटरल रिलीफ दे रखी है। तो उस तरह के लोगों के लिए पहले टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, फिर रिलीफ कैलकुलेट की जाती है। तो इनकम टैक्स में से रिलीफ लेस हो जाती है, तो उतना ही टैक्स इंडिया में देना पड़ता है। कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे हमारे लेना देना नहीं है, बट लोग हमारे वहां पे है, तो हमने उनको रिलीफ दे रखी है, उसको यूनिलेटरल रिलीफ कहा गया। क्या कहा गया है? तो वो दोनों इंटरनेशनल टैक्सेशन का सब्जेक्ट का पार्ट हो गए। और अच्छी बात यह है कि हमारे कोर्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है, तो हमें उस साइड में जाना ही नहीं है और अपने भावनाओं को दबा के रखना है कि उस इनकम का वहां पे क्या होगा। हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उस इनकम का इंडिया में क्या होगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उस इनकम को इंडिया में टैक्सेबल किया है तो फॉरेन में क्या करेंगे, वहां जाना नहीं है तुम्हें। क्योंकि अगर जाना होता तो तुम्हें कौन सा टैक्स पढ़ाते? और इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारे कोर्स में, और क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें उस साइड में देखने की जरूरत भी नहीं है। मुद्दा समझ में आया? हाँ या ना? सर आपने कहाँ पढ़ रखा है इंटरनेशनल टैक्सेशन? हम जब सीएस प्रोफेशनल में हुआ करते थे तो 20 नंबर का एक इंटरनेशनल टैक्सेशन अलग से आता था। मींस टू से हमारे यहाँ पे आप उन लकी लोगों में से हो जिनके लिए टैक्स जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ सीएस की बात कर रहा हूँ, सीएमए की बात नहीं कर रहा। सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है, प्रोफेशनल में ऑप्शनल है। सीएमए में तो फिर भी है, प्रोफेशनल सीएमए फाइनल में तो फिर भी है, लेकिन सीएस में सिर्फ कहाँ पढ़ाया जा रहा है? एग्जीक्यूटिव में ही। तो जब सीएस प्रोफेशनल में टैक्स हुआ करता था, तब 100 नंबर की टैक्स में 50 नंबर की इनडायरेक्ट टैक्स, 30 नंबर की इनकम टैक्स और 20 नंबर का इंटरनेशनल टैक्सेशन, पूरा टैक्स ले लिया भारत का। और सिर्फ 100 नंबर के लिए पढ़ना पड़ता था, पढ़ना पूरा पड़ता था। सिलेबस अनाप था, इतना ज्यादा सिलेबस था, लेकिन मार्क्स सिर्फ 100 के लिए पढ़ना पड़ता था। वहीं सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग सब्जेक्ट थे, 200 नंबर के लिए पढ़ना पड़ता था। तो हम लोगों के लिए बड़ा ही वो था। फिर अच्छे बदलाव हुए थोड़े से, और आज की तारीख में वो चेंजेस होके और बदल गया है। राइट, चलो अब आते हैं आगे। इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट अक्रू अराइज इन इंडिया, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। थर्ड, income deemed to be, income deemed to be, है ना, received in India, accrue in India, arise in India, in India, in India। तो क्या होगा? टैक्सेबल 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 टैक्सेबल। यस सर कि नो सर? अब हाँ, लिख लो फटाफट लिख लो, चलो आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। हाँ लिख लो, इतना लिख लो।
हो गया? ले फटाफट से कर लीजिए। फिर मैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखने वाला हूं इसके नीचे, है ना। हेलो, 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 हेलो। डन हो गया। चलो, अभी और हम लोग इसमें आगे लिखने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं इसको और ज्यादा आगे। तो आओ समझो। सबसे पहले क्या, अगर क्वेश्चन में लिखा हो इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया बट अराइज आउटसाइड इंडिया, नो नो, बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसको इंडियन इनकम माना है कि फॉरेन इनकम माना है? इंडियन इनकम माना है, तो ये भी तीनों के केस में क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। समझ में आई बात आप लोगों को? क्या होता है जब इस तरह का क्वेश्चन अपन देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये आउटसाइड आउटसाइड लिखा हुआ है, फिर तो इंडियन इनकम नहीं होनी चाहिए। ये वर्ड ध्यान रखना है कि एक भी अगर इंडिया है, क्या बोला मैंने, तो फिर वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। यस और नो? एक भी चीज अगर क्या हो जाए, इंडिया हो जाए, तो कौन सी इनकम मानी जाएगी? इंडियन इनकम। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है जैसे इनकम डीम्ड टू अक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया, अराइज आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव्ड इन इंडिया, बट रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा? इंडियन इनकम हो जाएगी। या फिर एक इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया हो तो भी क्या हो जाएगी? तो भी क्या हो जाएगी? इंडियन इनकम। टैक्सेबल, 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 टैक्सेबल। यस सर कि नो सर? कुछ चीजें समझ में आई, हाँ या ना? ओके, लो, दोनों एक साथ ले लो, ठीक है। हो जाए तो बताना। सब एकदम अच्छे से हो गया? ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए मुझे यस अब हम लोग पहले प्रैक्टिस स्टेज पे आ चुके हैं।
तो पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसकी, क्या नाम है इसका, पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसकी, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले क्वेश्चंस की, और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इनकम वाले क्वेश्चंस की। तो पहले मैं प्रैक्टिस में लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 1। अगर ऑनलाइन वालों, अगर आपके पास वो बुक नहीं पहुंची है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके बुक ले सकते हो। जिन लोगों ने अभी तक, जिन लोगों के पास बुक नहीं पहुंची है वो यहाँ पर मैसेज करके बुक ले सकते हो, मेरे से मांग सकते हो। एंड जो YouTube वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर बच्चे नहीं है, सिर्फ YouTube पे देख रहे हैं, वो लोग इसी के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको गूगल वो ड्राइव का लिंक मिलेगा, और उस लिंक पे आप जब क्लिक करोगे तो आपको इस चैप्टर का PDF मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। बहुत टेक्निकल, एकदम अलग टाइप में जा चुका हूं मैं। हेलो, अलग अलग स्टेज पे, अलग जोन में मैं जा चुका हूं। जरूरी नहीं है कि अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, यानी कि चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे और इनकम के, रेजिडेंशियल स्टेटस के भी क्वेश्चन करेंगे और इनकम के भी क्वेश्चन साथ साथ में करेंगे। तो आर यू रेडी? ओके, वी आर स्टार्टिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, स्टीव एन ऑस्ट्रेलियन, Steve, an Australian cricketer. Steve, an Australian cricketer, comes to India for 100 days. For 100 days every year. Find out his status for, आप छोड़ दीजिए ना मोबाइल को, आपके लिए तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। लिखो क्वेश्चन आप लोग, मोबाइल बंद कर दो सब लोग, क्योंकि मोबाइल हाथ में आते तो इंस्टाग्राम पे नजर जाती है ना, वो अपने आप ही होता है, मतलब हम करते नहीं है ना। फॉर असेसमेंट ईयर 2026-27 करो करो। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से अपने आप करने की कोशिश करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर मैं वेट, आप इसे जल्दी जल्दी से करें। वही तो फाइंड आउट करना है ना, है ना। अब मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है या एक्सेप्शन का है, बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिकॉज ना तो स्टीव इंडियन सिटीजन है, ना ही इंडियन ओरिजिन है, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, एक्सेप्शन का तो है नहीं। जब ये नॉर्मल क्वेश्चन है तो पहले हिसाब लगा लो, ये क्या है, स्टीव अ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कम्स टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर। हमें तो 10 साल तक का मतलब होता है, हर साल आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये हर साल आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 25-26 से। हाँ, क्लास में वापस करूं, ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ हाँ भेज दो, हाँ भेज दो, हाँ ठीक है। 25-26, 24-25, 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, मान लो 10 साल लिख दूं, हर साल आता है, जब से आ रहा है तब से आ ही रहा है ये, आप मान लो। चलो, एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 10 years। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो 19 to
1 2 3 4 5 6 7 18 19 17 18 और 16 17 बहुत है। हर साल कितने 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 दिन के लिए आ रहा है? 100 डेज के लिए। भाई साहब ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया रहा। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 25 26। कितने दिन इंडिया रहा? 100। मतलब 60 दिन से ज्यादा हो गया। उसके पिछले 4 साल मतलब 24 25 23 24 22 23 एंड 21 22 कितने कितने दिन इंडिया रहा? 100 100 100 100 यानी कि टोटल कितना हो गया? 400 दिन। तो क्या ये 365 दिन से ज्यादा है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेसिक कंडीशन नंबर 1 इज फुलफिल्ड। टू इज फुलफिल्ड। कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, या तो 182 वाली या फिर 60 365 वाली। इसने कौन सी करी है? 60 एंड 365 वाली। वन बेसिक कंडीशन इज कंप्लीटेड। अब चेक करते हैं कि 7 साल में 730 दिन है क्या? 7 साल में 730 दिन है क्या? है कि नहीं है? नहीं है। 7 साल में कितने दिन रह रही है? 700 दिन। यानी कि एडिशनल कंडीशन नंबर 1 पूरी। तो ये क्या हो गया? NOR, वन बेसिक वन और नन एडिशनल। अब ये वन करे नन करे उसका मतलब ही नहीं है। हमने एक चेक कर ली, वन बेसिक कंडीशन पूरा कर रहा है, इसलिए स्टीव इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आंसर क्या लिखेंगे? एज स्टीव इज फुलफिलिंग वन बेसिक एंड वन और none additional condition, so Steve is treated as not ordinary resident of India. yes sir कि no sir? clear है एकदम अच्छे से? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज पेशेंस लर्निंग। कल से हम इसके क्वेश्चंस ही करेंगे, राइट? थैंक यू। अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कल क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ और कुछ होमवर्क दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल वापस।